ताकि जो पोजीशन बनती जा रही है यहाँ पे किसी भी जो इंसान की जो कीमती जान होती है वो ना जाए। लेकिन उनकी नैली और मिली भुगत भी लाजमी का होगा, क्योंकि अगर 2 दिन ये मामला चलते रहे और थाने को बिल्कुल ये फील भी नहीं हुआ कि किसी की जान चली जाएगी, और ये जाने कितनी कीमती हैं। लेकिन आज मैं कोई सजेशन दे भी दूंगा, कह भी दूंगा कि आपने करना क्या है, लेकिन हमारा जो भाई चला गया उसने तो वापस को नहीं आना। हाँ ये है कि वो तो चला गया, लेकिन आइंदा के लिए हम काफ़ी दिन से सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद में इंतजामिया जो है वो बड़ी एक्टिव है, और ये मामलात हैं कि कुछ भी नहीं गलत लैंड ग्रैबर्स हैं और सोसाइटीज़ हैं इनको वो देख रहे हैं। अगर ये देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये तो फिर सारा एक ड्रामा है। मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा सब चीज़ें आपके सामने हैं, आप इन चीज़ों को देखें, ताकि जिस तरीके से बदकिस्मती से ये अब्दुल सलाम चला गया है ना, या मैं चलो बच गया हूँ जो भी है, आज के बाद ये वाक़यात ना हो। और ये बड़े बदकिस्मती की बात है कि इस किस्म के सारे मामलात की सेटिंग एक थाने में बैठ के होती है, वो एक्शन ले लेते। पहली वो जो FIR है वो पहले दिन उसी टाइम दिन के टाइम हो जाती तो कम से कम ये एक जान तो ना जाती ना। तो खुदा इस चीज़ को देखें कि अब कम से कम ये कर ले कि कम से कम आपके थाने इस तरह के हों कि वो किसी भी, ये देखें पूरा एक सियासी और हमारे खिलाफ तो पूरा सियासी चैनल इस्तेमाल किया गया। एक पूरा पैनल बैठ के एक इलाके में प्लानिंग करता है कि कल सुबह से हमने इनके साथ ये करना है, और पुलिस की इन्वॉल्वमेंट उसमें शामिल है। मौके पे पुलिस आती है, सामने हथियार देखती है, कमरे बनते हुए नाजायज वो जो कब्जा है उसको देखती है, और उसके बाद जाके पुलिस और आला अफसरान ये कहते हैं कि आल इज गुड। कैसे? उसका नतीजा आपने देख लिया कि सुबह क्या हुआ, एक जान चली गई। और हद इस चीज़ की कि वो असला इस्तेमाल होता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते, वो फेडरल में इस्तेमाल हो रहा है। फेडरल में इस तरह का असला इस्तेमाल हो रहा है और बंदे मारे जा रहे हैं। हमारे पे तो वो इस तरह मतलब आ गए हैं कि हम अगर एक डेड बॉडी भी गाड़ी में रख के लेके जा रहे हैं तो उसको भी वो टारगेट आराम से कर रहे थे कि कम से कम ये अगर जिंदा है तो ये जिंदा है, उसको भी लेके न जा सके। ये तो जो बच गए हैं उनकी वो क्या कहते हैं कि अल्लाह पाक की वो है उसके हाथ में। अगर इनके हाथ में होता तो उस दिन तो हम जितने भी वहाँ पे थे हम सारे वहाँ पे मारे जाते। और मैं कभी भी ये देखें, बात बिल्कुल साफ सी है, ये सारा कुछ अगर थाने की नैली ना होती तो ये कभी भी ये जान ना जाती जो आज चली गई है, ये कभी वापस नहीं आएगी। और ये इन्होंने क्या देना है हमें? आज जो भी आएगा तसल्ली देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन हाँ फ्यूचर को आप देखें, फ्यूचर को देख के आप ऐसे स्टेप्स लें कि कम से कम किसी भी ऐसे मामले में जहाँ पे लैंड ग्रैबर्स सोसाइटी या कोई सियासी इन्फ्लुएंस हो, वहाँ पे कम से कम थाना तो इन्वॉल्व ना होना। अतीक साहब आप इधर आ जाएं, जरा मैं सवाल पूछूं तो 2-3 इनसे। जी आप संजोर साहब मौके पे आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। वीडियो रिकॉर्ड करके लेके मुझे आपकी इस मौजू को देख के वीडियो इधर से रिकॉर्ड करके लेके गए थाने में, तो कह रहा है ये पता नहीं किस दिन की वीडियो बनी है। ये आप जब उधर गए हैं, उस जगह पे मौजूद थे, तो फायरिंग किस साइड से आई, जो आपको कहाँ लगी और किस तरह लगी? अगर आप ये पूछते हैं ना कि फायरिंग किस साइड से आई, तो फायरिंग की इतनी ज़्यादा मतलब वो इतनी साइड से आ रही थी ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। मतलब इतना ज़्यादा था कि अगर मैं कहूँ ना चारों तरफ से तो वो भी कम है, हर साइड से उन्होंने बेसिकली हमें वहाँ पे ब्लॉक कर दिया कि ये यहाँ से निकल भी नहीं सके जितना। हर रास्ते पे हर जगह पे वहाँ से फायरिंग हो रही थी हमारे पे, और फायरिंग किसी आम मसले से नहीं हो रही थी। ऐसा जदीद असला कि शायद किसी ने सोचा भी ना होगा, उससे हम पे फायरिंग हुई है। और हमारे साथ हुआ क्या कि जब हम सुबह निकलने लगे कि अब हम अपनी जान बचा लें, उस वक्त आके सर पे चढ़ के हमारे देखे एक भाई को हमारे को उन्होंने मार दी है। और मुझे तो ये जो बाजू पे टारगेट किया गया है, मुझे इसलिए किया गया है कि मैं उसको उठाने लगा था कि शायद इसकी जान बच जाए। तो मेरे सर पे आके उन्होंने मुझे भी फायर मारा कि ये इसको ना उठा सके। और उसके बाद में आगे आपको बता चुका हूँ कि उस गाड़ी पे जिस पे हमने उस जख्मी को अब्दुल सलाम को रखा हुआ था, यहाँ तक उनको वो गाड़ी नजर आ रही थी, वहां तक वो टारगेट करते थे। हमारे भाई को कितनी गोलियां लगी हैं? उनको सिर्फ एक गोली जो है दिल पे लगी है और उनकी डेथ हो गई। तो आपको ये जब एक आगे भी मैंने इनसे भी ये सवाल पूछा था कि जब ये वहाँ उस जगह पे मौजूद थे तो क्या आपको बताया गया था कि हम वहाँ बैठेंगे, वो आएंगे, या कोई एक होता है ना, कोई बंदे को पता होता है ऑलरेडी पहले ही पता होता है ये बात होगी, तो क्या आप इसकी कोई खबर थी आपको या नहीं? देखें, सुबह का एक मामला जब चल रहा था कि ये गैर कानूनी तौर पे वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, मैं आगे आपको कह रहा हूँ कि उसके बाबत हमने 15 पे कॉल की, रिकॉर्ड मौजूद है, चेक कर सकते हैं।
जितने भी इंतजामिया 15 पे हमने कॉल की, उसके बाद थाने में जाके खुद एप्लीकेशन दी, 2 दफ़ा मौके पे पुलिस आई। ये आज इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि 2 दफ़ा मौके पे पुलिस आती है, कमरे बनते हुए देख रही है, नजायज़ कब्जा होते हुए देख रही है, असले वाले इवन के एक बंदा उनका उठा के वहां से उठा के मेन रोड पे आके उसको उतार दिया गया कि तुम घर चले जाओ। यानी आप समझते हैं कि ये किसी खास एक को बीच में जो बंदे जिस तरह होते हैं कि कोई खास टारगेट था उनका जिसकी वजह से वो आए, आप ये समझते हैं? जी बिल्कुल टारगेट किया गया है। मुझे दुख ही इसी चीज का है कि आप पुलिस किस तरह एक इंसान की जान का सौदा कर सकती है। चले कोई एक आम इंसान जो किसी के अगेंस्ट है या कोई पॉलिटिकल आपकी मुखालफत है, वो तो समझ आ सकती है कि आप ये है सियासत है, आपकी कोई दुश्मनी है, आप उसको कर रहे हो टारगेट। लेकिन जब फायरिंग हो रही थी तो उस वक्त पुलिस कोई नहीं क्यों आ रही? जी बिल्कुल, देखिए 2 दफा जब सुबह फायरिंग हुई है तो उस वक्त पुलिस वहां पे मौजूद थी, लेकिन एसएचओ साहब आए, एसएचओ साहब ने अपने वो सबऑर्डिनेट्स को कहा कि आप रुके, लेकिन वो भी वहां से चले गए। उन्होंने मामले को बिल्कुल नहीं सीरियस। देखिए आप मामला इतना, अब जाहिर बात है फायरिंग कितनी देर तक होती रही है ये तो पता होगा किसी को। ये फायरिंग देखिए ना, पूरी रात फायरिंग होती रही है, तो पूरी क्या रात। पुलिस का काम था ना? जी बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये पुलिस का काम था कि पुलिस आके देखे हालात की संगीनी को, आप देखें कि दूसरे दिन आके इन्हें मजबूरन वहाँ पे इतनी फायरिंग हुई है और इतने वो हथियार इस्तेमाल किए हैं कि दूसरे दिन आके इनको वहाँ पे रेजिस्ट बिठाना पड़ी है हालात को कंट्रोल करने के लिए। इनको तो पहले दिन से 15 की कॉल, फिर एक शख्स आपको थाने पे जाके एप्लीकेशन दे रहे हैं कि खुदा रहा हमें बचा ले, खुदा रहा हमें बचा ले। कदम की डेथ हुई है खुद थाने में गया है, बल्कि एसएचओ साहब ने इसकी बात नहीं सुनी, वीडियो भी दिखाई है मौके की भी हुई। मुझे भी कॉल पे ये कहता है कि यार कोई ना आला अफसरान से रब्ता करें, ये तो सारा मामला में हमें ऐसा लगता है कोई इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, ये तुम्हारी कुछ यहाँ तक कि उन्होंने नहीं, रेंजर अगर आ गई थी तो फिर तो मसला खत्म हो जाना चाहिए था। तो उस वक्त आई कि जब एसपी साहब को जो है वो साइड पे आए तो उनके साथ रेंजर्स आए। पहले जो 15 और जो वो लोग आते हैं उनके साथ कोई रेंजर्स नहीं आई, और वो तो बल्कि ये पोजीशन थी कि जब साइड्स पे आते थे तो उनको वाली जगह पे उनको तरले कर करके ले जाना पड़ता था, वो तो उस जगह जाने के लिए तैयार नहीं। अब आप क्या चाहते हैं, जिस तरह आप जख्मी भी हुए हैं तो आप क्या चाहते हैं कि इस वक्त जो आपका जो मेन इशू है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, या आप आखिरी हद तक जाएंगे या मुल्क मका जिस तरह होता है पाकिस्तान में माजरत के साथ दूसरा हो जाएगा? देखिए पहली बात मैं आगे ये चीज़ कह चुका हूँ कि एक जो इंसान की जान होती है ना, उसका कोई मुतबादल नहीं होता। हमारा वो भाई तो वापस नहीं आना, लेकिन उसके इंसाफ के लिए बिल्कुल हम आखिरी हद तक जाएंगे। और आगे मैंने बात की है कि देखिए अब वो तो चला गया, उसके वापस नहीं आना, और ये जिस तरीके से ये चल रही है रूटीन, इसका मतलब है कि फ्यूचर में भी ये वाकयात होते रहे जाएंगे, मतलब ये फ्यूचर में भी होगी ये चीज़। जी रबिया, तरीके से जैसे हमने इनके व्यूज हम ले रहे हैं ना, इंशाल्लाह मौक़िफ़ लेते हैं जो कौमें बाला है, ताकि जी बिल्कुल हम तो अपना केस रखेंगे, हम आखिरी हद तक अपना पूरा केस उनके आगे विद रिकॉर्ड रखेंगे। 15 की कॉल का पूरा रिकॉर्ड है, एप्लीकेशन थाने में। ये तो जुल्म है ना, सरासर जुल्म है कि हमारे साथ तो जुल्म है। इतना मतलब फायरिंग होती रही और इतने देर तक होती रही और कोई वहां तक पहुंचा नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो ज़ाहिर बात है हम उनसे सवाल पूछेंगे। देखिए ना, एक सुबह 15 की कॉल और दिन के टाइम मतलब आप एप्लीकेशन देते हैं, उसकी FIR जाके दूसरे दिन सुबह आप 2 बजे देते हो, और फिर आप उन बंदों से लैंड ग्रैबर्स को ये भी कहते हो कि अब हमारे हाथ से ये मामला निकल गया, आपने जो कुछ करना है रात को कर ले। माफिया के साथ एक सवाल करना चाहूंगी, क्या अगर वो आ जाए तो आपको कहें कि हमें माफ कर दें, हम माफ कर देंगे? जी बिल्कुल नहीं, ये माफ, ये इंसानियत जो है ना, ये इस तरह ये किसी एक जान का मामला नहीं है। मैं आगे कह चुका हूँ कि ये जो मामला अगर चलते रहे ना, मुझे ये पता है कि फेडरल में अगर ये सूरत हाल है कि इस तरह से असला चलता है और इस तरह से वो आके किसी भी जगह बैठ जाते हैं और थाना इन्वॉल्व हो जाता है, तो बाकी क्या होगा? आज जो उसके आप देखें ना, आप उस जो है अब्दुल सलाम जिसकी डेथ हो गई है, आप उसके बच्चों से मिले, उसकी बड़ी जो सबसे बड़ी बेटी है वो 10 साल की है। आप उनके बच्चों को बुला सकते हैं, छोटे बच्चों को, और आप बच्चों को ले जरा, मैं दिखाऊं लोग। एक छोटा बच्चा जो उसका अभी जो पहला 1.5 साल का है जी, आप मुझे ये बताएं ना कि आप या मैं उनको क्या जवाब देंगे? जब वो समझदार होंगे तो आप उनको जवाब दे सकेंगे कि आपके वालिद के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ? तो वो बच्चे पूछेंगे कि हमारे वालिद को जिन्होंने मारा है उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिला? जाहिर बात है वो बच्चे पूछेंगे। देखिए अभी तो उनकी एज इतनी है, बड़े होंगे तो मतलब जाहिर बात है नहीं उनको समझ, लेकिन बड़े होंगे तो वो तो ये सवाल सबसे पहले हमसे करेंगे, फिर इस इंतजामिया से भी सवाल होगा ना कि आपकी मौजूदगी में मेरे वालिद को इस तरह नाहक
कत्ल कर दिया गया, इसका क्या जवाब होगा? नहीं दे सकते ये जवाब। माजरत के साथ मैंने बहुत दूर 20 साल हो गए मुझे जर्नी में भी, तो मैंने वहाँ से देखती रहती हूँ ये ज़मीनों पे कब्जे, मार कुटाई, कत्ल, ये वो सब होती रहती हैं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अगर हम आवाज़ उठाएं, मैंने कितनी मरतबा उधर जर्नी में बैठ के भी इसके खिलाफ में बोली भी हूँ, तो जब हम आवाज़ भी उठाते हैं तो बाकी दोनों पार्टियों की मुख मका हो जाता है, तो हम वही रहते हैं। मैं माजरत के साथ ये सवाल कर रही हूँ कि अगर आप इंसाफ लेना चाहते हैं, आप डट जाएं, तो डट जाएं, तो मीडिया आपके साथ है। आप बिल्कुल बेखौफ होकर बात करें, हम सब आपके साथ हैं। जुल्म है, इसके खिलाफ हम सब उठेंगे। तो क्या आप इसमें हमारा साथ देंगे? हम अगर हम सब मिलके तो इस इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करें तो? जी बिल्कुल आपका साथ देंगे, आखिरी हद तक। मैं पहले आपको कह चुका हूँ, हम आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि हमारे इस भाई की जो जान है ना, उसका कोई मुतबादल नहीं है, ठीक है। और ये बात सिर्फ इसकी जान की हद तक नहीं है, वो आगे मैं बात कर चुका हूँ कि अगर आज स्टैंड न लिया गया, आज इस चीज़ को रोका ना गया या इंसाफ ना दिया गया, तो फ्यूचर में भी ये मामलात होते रहेंगे। और इसी तरह से ये हमारी जो पुलिस है, ये बेहिस्सी का मुजाहरा करती रहेगी। आपने ये जो जमीनों का क्या आप समझते हैं, मैं आपसे भी भाई पूछूंगी कि ये जो जमीनों का मसला है, बंदा तो दुनिया से चला जाता है, क्या इसको खत्म नहीं होना चाहिए? नफरतें क्यों फैल रही हैं? आप इसके मतलब क्या कहते हैं? ये जो जमीनों पे लड़ाइयाँ होती हैं और मार कुटाइयाँ होती हैं, क्या इसको खत्म नहीं होना चाहिए? नफरतें हम क्यों फैला रहे हैं? जी बिल्कुल खत्म होना चाहिए, लेकिन ये देखें ना, बेसिकली ये सवाल आपका बनता है सोसाइटी से आप पूछें या इन लोगों से पूछें जो इतनी हवस में चले जाते हैं इस जमीन के पीछे। जमीन देखें आज भी वहां पे है, जमीन किसी ने भी उठा के लेके नहीं जानी। लेकिन ये जो जितने बंदे इन्वॉल्व हैं, इनसे पूछें क्या इनको जमीन, क्या एक बंदे की जान चली गई है, वो वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। ये हवस कभी खत्म नहीं होती इनकी। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं इस बारे में जी आपसे जी बात कर रही जी जी एक तो ये चीज़ थी कि जाना तो दुनिया से हर किसी ने, बिल्कुल कोई शक नहीं। जी जी मैं पहले भी कोशिश की अपने इस इलाके के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कोशिश की अच्छे कामों में हिस्सा लिया, लोगों को भी अच्छे कामों की, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, सबको, पूरे इलाके को झगड़े फसाद उनकी जाते रहे। तो मैं इंशाल्लाह, एक तो आपने जो सवाल किया सिराज भाई से कि क्या ये हुक्म का और ये चीज़ें हम देखने में आती हैं, जी जी मेरा आपसे ये बात है कि जैसे अब हमारे भाई का जो अभी बेटा है, छोटा भतीजा, बड़ा होगा जी जी, कल वो हमसे पूछेगा कि आपने मेरे वालिद के लिए क्या किया, तो मैं सिर्फ उसके सवाल का जवाब तो इंशाल्लाह बिल्कुल, और मैं बल्कि पूरे इलाके के लिए सोचूंगा, मैं सिर्फ अपने बच्चे, अपने भतीजों के लिए नहीं सोचूंगा। और मेरा सबसे वादा है कि आइंदा इलाके में कम अज़ कम इस तरह की ज्यादती नहीं होगी। हम आखिरी हद तक जाएंगे और ये चोर डकैत और ये जो इन्होंने नेटवर्क एक बनाया हुआ है सारा लोगों की ज़मीनों हथियाने का, इसके अलावा लोगों को बरगलाना, लोगों के घरों में घुस के ज्यादतियाँ करना, ये इस इलाके में ना बहुत सारा एक सेटअप बना हुआ है जो सियासी लोग जो है उनको इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको सपोर्ट करते हैं। के साथ जो मैं बात कह रही हूँ कि यहाँ देखा है मैंने ना, आए दिन, एक दिन नहीं है, आए दिन जहाँ इसी तरह जमीनों पे कब्जे, माफिया सरगर्म, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि इसी वजह से मैंने इनसे भी ये सवाल किया है कि जमीनों पे कब्जे भी हो गए, वो ले भी लिए, अब बंदा दुनिया से चला गया, वो वापस तो नहीं आएगा। अब उसके बारे में आप लोगों को भी कहें, आप उनको भी मोटिवेशन दें कि आप ये जो मुल्क मका की जो सियासत होती है ना, इसको खत्म करें, आप इंसाफ के लिए लड़े, आप कोई हद तक जाएं। ये मेरा सवाल बनता है। बिल्कुल जी, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, इलाके के लोगों में हम पूरी कोशिश करेंगे, इसके लिए पहला हम कमेटी बनाएंगे ताकि ये जो आज सानिया हमारे फैमिली में हुआ, ताकि ये किसी और गाँव में, किसी और जगह पे ये ना हो। इंशाल्लाह हम उसके लिए सरकार की बाजी लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पहले भी आप इलाके से पता कर सकते हैं कि जो कोई तनाज़ात, कुछ केसेस, चीज़ें करानी जो जब से मैंने तो हो सकता है हमने सारे कंप्रोमाइज़ करा के, तो पिछले 8-10 साल से बड़े हमारे इलाके का पुरसकून माहौल था जी। ये सोसाइटी, इससे पहले भी कुछ हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है इस गाँव में? नहीं, मेरी लाइफ में 3-4 मर्डर्स केस थे, जो एक तो हमारे से पहले का 2-3 जो हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके से हम सब फैमिली मेम्बर्स की कोशिश की, वो साल हो गए इस तरह से नहीं करवा रहे। लेकिन उनकी नज़र में वैसे की इतनी कोई पैसे की खातर बंदा मारना इनके लिए कोई इतना बड़ा नहीं है, या वो मान्य नहीं रहता। तो मैं देखिए, दूसरी बात यह है कि गिले शिकवे भी चले हैं, पुलिस अफसरान हो, गवर्नमेंट कोई भी हो, ये एक अलग चीज़ है। एज ए इंसान मैं तो करता हूँ, अल्लाह के घर से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की बहुत सारी ऐसी मखलूक है, अल्लाह मैंने पता नहीं किससे काम ले लेना। मेरा आज भी मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, अल्लाह के घर से उम्मीद भी है
कि इंशाल्लाह इसका ऐसा डिसीजन होगा। और ये मैं आपको तब से कह रहा हूँ कि जो मुताबिक आप सुनते आए हैं ये अब नहीं होगा, और इंशाल्लाह इनको आखिरी हद तक लेके जाएंगे। पहले तो हमारी पूरी कोशिश है कि अपने इलाके के लिए भी इसके लिए हम इंशाल्लाह करेंगे। बाकी आला अफसरान मैं ये नहीं कहता कि सबको आप दोष दे दें, हमको 2-4 अगर टके ले के बिक गए तो उसमें ये मैं पूरी पुलिस अफसरान को या मैं गवर्नमेंट को नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि होता ही इसको कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं कि अफसरान नोटिस नहीं लेते इन चीज़ों का, पता किसको नहीं है कि क्या हो रहा है। आप इस्लामाबाद जैसी सिटी में बैठे हुए ये चीज़ें हो रही हैं, आप ये सोचें कि बाकी मुल्क में क्या हो रहा है। कितने बंदे थे जो फायरिंग कर रहे थे, आपने देखे हैं खुद? फायरिंग मैं चूँकि पिंडी था, मेरे वैसे तो मेरा ये बाइक हुआ है लेकिन राइश मेरी पिंडी में है, तो फ़ोन पे जो जब ये पता चला जी कि ये हादसा हो गया तो मैंने उनको कहा यार कि क्या वजह है, उन्होंने कहा कि कम अज़ कम जो इन्होंने बंदे देखे हैं 70 से 80 लोग जो गन्स वाले थे, बाकी कितने लोग उनको 70 या 17 70 बंदे 80 बंदे जो थे वो वेपन वाले थे। और आप इसका अंदाजा इस तरह लगा लें कि पुलिस जो मौके पे आई वो छापे पार के होल्स के और इन चीज़ों के लेके गए, और अभी भी शायद वो प्रॉपर चेक करें। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि बल्कि ये रेंजर्स का काम है, वैसे तो कहते हैं कि हम ऑपरेशन करते हैं। रेंजर पुलिस के कितने देर बाद आई थी? वो जब एसपी साहब आए थी, जब हम हमारा भाई जिसकी डेथ हुई हम हॉस्पिटल में थे, तो पहले एसपी साहब वहाँ पे गए, वहाँ से वो फिर वो साइड पे आए, उनके साथ कितनी देर रेंजर वहाँ रही? रेंजर्स साइड पे जी साइड पे तो थोड़ी देर, जितनी देर में उन्होंने वो मौका चेक किया और वापस चले गए, वो ज़्यादा देर। इसका मतलब है कि रेंजर थोड़ी देर के लिए आई, पुलिस ज़्यादा वहाँ मौजूद थी। पुलिस का ये था जी कि जब SHO साहब पहले दिन का जो मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस साहब SHO साहब जो आए उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप ये बेसिक का ये अंदाज़ा कर लें कि पुलिस अफसरान में जो SHO था उसने पीछे साइड पे बच्चे बैठे हुए थे, हमने उनको बोला या तो उनको उठाओ तो या आप अपने को बंदे ऐसे छोड़ दो ताकि कोई ऐसा मिसहैप ना हो। तो वो उन्होंने कहा कि अगर आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ ने लिया। ये बच्चे आ गए हैं जी, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं तो उनके बच्चे आ गए हैं। तो सबसे बड़ी बच्ची ये है जी वो वाली ये बड़ी बच्ची है। अच्छा ये दूसरे में तीसरे, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये है और चौथे पे वो और पांचवे पे ये। अच्छा ये 4 बच्ची हैं जी, ये ये बेटा है और बच्ची ये भी बच्ची है ना, 4 बेटियां 1 बेटा। नाजरीन आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है, मैं भी एक औरत हूँ और मैं दर्द दिल रखने वाली हूँ, एहसास इंसानियत को तरजीह देने वाली हूँ। ये देखें इस मासूम बच्ची का क्या कसूर है। ये बच्चियां जब बड़ी होंगी तो ये आपसे पूछेंगी हमारे वालिद का क्या कसूर था, हमारे वालिद को क्यों कत्ल किया। इन बच्चियों से सवाल आपने पूछा, आप इंसाफ दिलाए ने, आप हमारी मदद करें। इस मासूम बच्ची का, इस मासूम बच्ची का और इस मासूम बच्ची का। आप बेटा थोड़े से इधर आ जाओ, थोड़े से इधर आगे आ जाओ, इधर आ जाओ मेरी तरफ साइड में, आप इधर आ जाए बेटा। ये सबसे बड़ी बच्ची है, मैं इससे पहले नंबर, इसके बाद ये बच्ची है और ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। ये मासूम बच्चा, ये देखें इसका क्या कसूर है। ये आपने इंसाफ ने मिल के, क्योंकि जैसे भाइयों ने बताया हमें कि हमने इंसाफ हर हाल में लेना है, हमें आए इसी वजह से है कि जुल्म हुआ है, इस जुल्म के खिलाफ आप सारे इकट्ठे हों। अब बेटा आपका नाम क्या है? शीजा इस्लाम। आपको पता है कि आपके अब्बू को मार दिया है और आप क्या जो देखने और सुनने वाले और अक़वाम बाला तक आप अपनी आवाज़ पहुंचाएंगी, आप अपने अब्बू के मुतालिक क्या कहेंगी कि मेरे अब्बू को इंसाफ मिले? क्या आप कहना चाहती हैं? इंसाफ मिले मेरे अब्बू को। आप कितने, आपका 12 साल की, 10 साल की, 13 साल की हैं और आपके अब्बू आपसे बहुत प्यार करते थे, आपको याद आते हैं अब्बू। और ये भाई आपका जो है ये बहुत छोटा है, इसकी उम्र 1.5 साल है, साल है 1.5 साल का बच्चा है। तो आपको पता चला है कि आपके अब्बू को कैसे लोगों ने मारा है? नहीं पता चला। आप कहना कि हमारे अब्बू को, आप लोग जो देख रहे हैं हमारे नाजरीन और जो अक़वाम बाला है, हमने वहां तक पहुंचानी है आवाज कि आपके अब्बू को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं। आपका बेटा क्या नाम है? सरोश। आप कितनी क्लास में पढ़ती हैं? 4th क्लास में। अच्छा आपको पता चला है कि आपके अब्बू को, जिस तरह आपके अब्बू को मारा है, नहीं पता चला। अच्छा आप क्या कहना चाहती हैं? आप अपने अब्बू के लिए कुछ कहना? पाकिस्तान से जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, सियासतदान जितने सुन रहे हैं, जो भी हमारी इंटरनेशनल सतह तक ये आवाज़ जाएगी, आप क्या कहना चाहेंगी? अपने अब्बू के लिए कोई बात करना चाहेंगी? मैं अपने वालिद से बहुत प्यार करती हूँ।
नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्ची ने कहा है कि मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। ये छोटी बात नहीं है, इस बच्ची ने बताया है। आप मुझे बताएं कि ज़ाहिर बात है कोई भी इंसान होगा तो उसकी आंखें बाहर आएंगी माजरत के साथ। बेटा, आप क्या इन सियासतदानों को और वज़ीर आज़म को क्या पैगाम देना चाहती हैं? आप क्या कहना चाहती हैं कि मेरे अब्बू को इंसाफ मिले? आप बताओ बेटा, ताकि आपकी आवाज़ सुनी जा रही है, वहाँ देखा जा रहा है। बोलो, मुंह से बोलो, इंसाफ मिलना चाहिए। बोलो। इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल आपके अब्बू को इंसाफ मिलेगा। आप मेरी बेटी, बहुत अच्छी बेटी है, अल्लाह ताला ने आपके अब्बू को ले लिया। बेटा, आपका नाम क्या है? वो आप कितनी क्लास में पढ़ती हो? 2 क्लास में। आप क्या कहना चाहते हो अपने अब्बू के लिए? आप अब्बू से प्यार करते थे बहुत ज्यादा। आप क्या कहना चाहते हो, जो देख रहे हैं लोगों को, क्या कहना चाहते हो कि मेरे बाबा को इंसाफ मिले? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए, मुझे बहुत तकलीफ हुई। आपका बेटा नाम क्या है? आप देखिए, इस बच्ची को नहीं पता है, ये मासूम बच्ची, इन बच्चियों को नहीं पता है। ये 3 बच्चियां हैं जिनको पता है, और ये बड़ी बच्ची और ये उससे, ये देखें सबकी आंखें बाहर आई हैं। अफसोस, मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि ये बच्चे जो आपसे वजीर आजम इमरान खान और हमारे जितने सियासतदान हैं, हारून साहब भी अगर देख रहे हैं मुझे, या हमारे राजा खुरम साहब हमें देख रहे हैं, कोई भी हमारे साथ सियासतदान अगर हमें देख रहा है, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि इन बच्चियों के सर पे हाथ रखें। ये बच्चियां आज यतीम हो गई हैं। हारून साहब, आपने कहा था कि मैं यतीमों का कफालत एक अल्लाह और एक मैं करने वाला हूं। आज इन बच्चों के पास आपने आना है, राजा खुर्रम नवाज आपने भी आना है, और आपने मिलके इंसाफ दिलाना है। इन मासूम बच्चियों का क्या कसूर है जिनके इतने हंसते बसते घर को आग लगा दी गई? अब उनका क्या कसूर है? किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, एक दिन उनका हिसाब होगा, और जरूर होगा इंशाअल्लाह। मैं आखिर में ये जो शेर आपको पढ़ के सुनाया है, ये इसी वजह से सुनाया है कि खुदा का खौफ करें, इतना जुल्म ना करें। हमने भी मरना है, हमने भी कब्र में जाना है। इन मासूम बच्चों को कौन इंसाफ दिलाएगा? मैं उनसे अपील करती हूँ, अहकाम बाला से मेरी अपील है, खुदा के लिए इन बच्चियों को इंसाफ दिलाएं। और ये जो साथ वाले हमारे जो भाई कह रहे थे कि हमने आखिरी हद तक जाना है, उनके साथ मिलके इन बच्चों के सरों पे हाथ रख के इंसाफ दिलाएं। इसी के साथ डॉक्टर अतीक और रावेद जिंजुआ को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।